हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एशियन अकेडमी क्लासेस। दिस साइड इज और मेंटर दाक्षायनी वानटंकी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। एंड ये चैप्टर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारे को इसमें सिर्फ 5 मार्केट्स के बारे में पढ़ना है, उसके फीचर्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो फटाफट इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से खत्म भी करते हैं। देखिए, तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है कि कोई सा भी एक मार्केट के ऊपर आपके कोई से भी फीचर्स पूछ लिए जाएं। ठीक है, चलिए। और ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि किसी भी मार्केट का एक स्पेसिफिक जो फीचर है वो भी बहुत बार पूछा गया है। तो वो जो स्पेसिफिक फीचर बहुत बार पूछे जाते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हमारे कौन से वो 5 मार्केट्स हैं जिसके बारे में हमारे को डिस्कस करना है। दैट इज योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी। तो ये कुछ 5 आपके मार्केट्स हैं जिसके बारे में हमारे को डिस्कस करना है कि ये मार्केट्स होते कौन से हैं। ठीक है, फिर हम इनके डिमांड कर्व, अलग अलग मार्केट कर्व के कौन कौन से डिमांड कर्व बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सीखेंगे। एंड लास्ट में हम कंपैरिजन करेंगे कि इन मार्केट्स में फिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए तो फटाफट शुरू करें बिना किसी देरी के। सबसे पहला ही मार्केट है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली क्या होता है, लार्ज नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और वो इतने सारे लोग होते हैं कि एक बंदा जो है उसके प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है, क्या समझ में आया कि परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा जाता है और इतने सारे लोग होने के वजह से कोई भी एक बंदा प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ आ रही? परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता है? अब इसको इन डिटेल समझेंगे कि मैम इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस का मतलब क्या है, लार्ज सेलर्स होने से फायदा क्या है, कैसे प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मेरा बच्चा एक एक करके हर एक के हम फीचर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो प्लीज अगर आपको, क्योंकि आपके बुक में बहुत बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं, अगर आपको शॉर्ट में कैसे लिखना है आंसर्स, कैसे क्या क्या लिखना है, अगर आपको देखना है तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है, और इसके अंदर का मैटर आपको मेन जो है पता होना चाहिए कि क्या है। इसके अंदर का थोड़ा सा ओन लैंग्वेज चलेगा विथ कीवर्ड्स। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट इज योर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सो फर्स्ट फीचर क्या है, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो परफेक्ट कंपटीशन में कैसा, परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स एंड सेलर्स कितने होंगे? लार्ज। ठीक है, तो लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। इसका मतलब क्या कि बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं कि एक की नहीं चलेगी। ठीक है, अगर एक चाहता है कि मैं प्राइसेस इतने रखूंगा, भाई रख। मार्केट ने अगर कुछ कम प्राइस रखा हो, उसने ज्यादा प्राइस रखा हो, तो उसकी तो दुकान चलेगी ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं उससे। हाँ या नहीं? तो लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर होने से क्या होता है कि कोई भी एक बंदा अपनी नहीं चला सकता। जो पूरे इंडस्ट्री ने डिसाइड करा है वो ही हर फर्म को करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना, एक एक फर्म मिलके, जैसे बहुत सारे फर्म्स हैं, वो सारे मिलके इंडस्ट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए। तो लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स क्लियर हुआ। इतने लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कि एक भी बंदा जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस को। नेक्स्ट, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब होमोजीनियस मतलब एक जैसा, होमोजीनियस मतलब एक जैसा। अब एक जैसा हो सकता है कि उसका फिजिकल फीचर भी हो या एनवायरमेंटल नेचर भी हो। इसका मतलब क्या कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखने में, टेस्ट करने में, साइज में, कलर में, हर एक एक चीज में वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, और साथ ही साथ उसके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मतलब जिस सिचुएशन में वो बिजनेस सेटअप है उसी सेम एनवायरमेंटल फैक्टर्स में वो दूसरा बिजनेस भी है। ठीक है, होमोजीनियस बेसिकली क्या है, मतलब उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों ही अगर सेम हो जाते हैं देन इट इज नोन एज व्हाट, योर होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, और होमोजीनियस प्रोडक्ट कौन से मार्केट में एग्जिस्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। जिसका मन कर रहा है वो आके अपने कंपनी सेटअप कर सकता है, जिसका मन नहीं कर रहा वो छोड़ के जा सकता है कि भाई मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूं। समझ आई बात? तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट मतलब जिसका मन कर रहा है वो आए, जिसका मन कर रहा है वो छोड़ के जाए। ठीक, नेक्स्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल हैं। इसका मतलब, या इजीली ट्रांसफरेबल हैं।
ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, किसी को आना है तो वो इजीली आ सकता है, अपनी कंपनी सेटअप कर सकता है अपने रिसोर्सेज को। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज मोबाइल है, इजीली जो है ट्रांसफर हो सकता है। या कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाना है, दूसरे मार्केट में एंटर करना है, तो वो भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज मोबाइल है, मतलब मोबिलिटी है रिसोर्सेज में। ठीक है, नेक्स्ट, परफेक्ट नॉलेज, मतलब जो परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करता है, उस बंदे को परफेक्ट नॉलेज है कि इकोनॉमी में कौन कौन से प्राइजेस चल रहे हैं, किसने कितने अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस रख रखे हैं, और साथ ही साथ कौन सी टेक्निक मार्केट में यूज करी जा रही है, ताकि वो बंदा भी वो टेक्निक यूज कर सके। ठीक है, तभी तो प्राइस सेम हो रह पाएगा, तभी तो कॉस्ट सेम आएगी, हाँ या नहीं? तो परफेक्ट नॉलेज मतलब आपको मार्केट की, साथ ही साथ मतलब आपके टेक्निक्स, आपके प्राइसेस, हर एक एक चीज जो भी मार्केट में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी आपको परफेक्ट नॉलेज हो। ठीक है, थर्ड इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपको गुड्स को सेल आउट करने के लिए या खरीदने के लिए आपको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगना चाहिए। इसके वजह से क्या होता है, इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर लग गई तो हो सकता है किसी की कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो, किसी की कम, क्योंकि वो कॉस्ट में तो ऐड होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, किसी ने यहीं पे बेच दिया, बट कोई दूसरे स्टेट में बेच रहा है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी कि नहीं? तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्राइजेस को चेंज कर देता है। ठीक है, जबकि हम कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइजेस कांस्टेंट रहते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइजेस कांस्टेंट रहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि परफेक्ट कंपटीशन मतलब वो मार्केट जहां पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। यहाँ पे लोगों को परफेक्ट नॉलेज होती है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती। ठीक, सम अप कर दिया मैंने अच्छे से परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मार्केट जो हमारी आती है दैट इज यार अच्छा, एक और बीच का छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट इज प्योर कंपटीशन। बेसिकली प्योर कंपटीशन में स्टार्टिंग जो हमने परफेक्ट कंपटीशन के पहले के 3 फीचर्स पढ़े, वो 3 फीचर्स कौन कौन से थे? फर्स्ट थ्री कंडीशंस, 3 फीचर्स कौन कौन से हैं? लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो किसी भी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ये 3 फीचर्स हैं, दैट इज नोन एज प्योर कंपटीशन। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में 6 फीचर्स हैं अभी जो हमने डिस्कस करें, और प्योर कंपटीशन में सिर्फ 3 फीचर्स हैं। कितने फीचर्स हैं? 3। और वो 3 कौन कौन से? लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट मार्केट इज आर मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सेलर होता है। कितने सेलर्स होते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेलर। ठीक है, तो मोनोपोली मार्केट में कितने सेलर्स? एक सेलर होता है। तो क्या एक सेलर जो सोचेगा वही प्राइस रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। मतलब यहाँ पे मोनोपोली में ही इज अ प्राइस मेकर, मतलब प्राइसेस जो डिसाइड वो करेगा वही प्राइस चलने वाला है, उसी प्राइस में तुम्हें खरीदना पड़ेगा, उसी प्राइस में ये बेचेगा। ठीक है, तो मोनोपोली में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेलर होता है और कोई सेल नहीं करता उस कमोडिटी को। तो क्या आप मेरे को एग्जांपल दे सकते हो? याद आ रहा है कोई एग्जांपल ऐसा जो मोनोपोली मार्केट हो जिसमें मतलब सिंगल सेलर है उस कमोडिटी का? इंडियन रेलवेज, एग्जैक्टली। रेलवेज में सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे, सिर्फ गवर्नमेंट ही है और कोई अपना रेलवे नहीं चला सकता। मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रही, ट्रांसपोर्टेशन बहुत हो सकते हैं, बट रेलवेज में सिर्फ ओनर कौन है, कौन करता है, कौन सी कंपनी है? सिर्फ गवर्नमेंट की। समझ आई बात? तो गवर्नमेंट जो चाहता है वही क्या होने वाला है, वही प्राइस डिसाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। क्या रेलवे का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है? रेलवे के सब्सटीट्यूट्स वैसे तो हैं, मतलब एयरवेज, वाटरवेज अलग अलग हैं, बट क्या रेलवेज में सिर्फ गवर्नमेंट के अलावा कोई और भी कंपनी है जो रेलवे बनाती हो या रेलवे चलाती हो? नहीं। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट ही है, तो इसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। नेक्स्ट, क्या इसमें क्लोज एंट्री है? उन्होंने एंट्री क्लोज कर रखी है, वरना अब तक के तो कितने लोग अपना रेलवे स्टार्ट कर चुके होते हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज एंट्री, कोई नहीं आ सकता। अब ये क्लोज एंट्री किसके थ्रू कर सकते हैं? वो कॉपीराइट ले सकते हैं, पेटेंट ले सकते हैं, लॉ रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, वो एंट्री को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, ही इज अ प्राइस मेकर, जो वो प्राइस डिसाइड करेगा वही प्राइस पूरे मार्केट में चलने वाला है। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्या इसके वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने के पूरे चांसेस हैं, हाँ या नहीं? प्राइस मतलब किसी को कुछ प्राइस चार्ज कर रहे हो और दूसरे को अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हो। एग्जाम्पल देखो, इंडियन रेलवे लोअर फ्रेट लेता है किसके लिए? एसेंशियल प्रोडक्ट जैसे फूड प्रोडक्ट, कोल, अगर ये ट्रांसपोर्ट करना है तुम्हें थ्रू रेलवेज तो कम चार्जेस लगते हैं, बट वहीं पे आपको कोई दूसरे प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करने हैं तो आपको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। एसेंशियल प्रोडक्ट्स में कम चार्जेस लगते हैं और आपके जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उसमें ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो रेलवेज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ठीक है। अब बहुत बार मतलब नंबर ऑफ टाइम्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सिर्फ डेफिनेशन 2 मार्क्स में पूछी गई है। सो व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स व्हेन अ प्रोड्यूसर सेल द सेम प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट को 2 डिफरेंट बायर्स को बेचता है 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट प्राइजेस में, फॉर द रीजन एसोसिएटेड विद द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग द प्रोडक्ट टू द डिफरेंट कंज्यूमर्स, ठीक है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ देखो सिर्फ इसी के अंदर का पढ़ाया है, अभी तक ऊपर कुछ डिस्कस नहीं करा। क्यों? क्योंकि ऊपर के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होना जरूरी है, बट कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं अलग से, इसलिए मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट मार्केट है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक मार्केट। बेसिकली रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा कहीं पे भी ये पॉसिबल नहीं है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जाए, सबके प्रोडक्ट एक जैसे हो सकते हैं क्या? नहीं। दिखने में एक जैसे हो सकता है पर अंदर का फॉर्मूला तो अलग ही होगा ना। सेम होता तो फिर तो क्या फायदा, वो तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट और पेटेंट्स लगाए रखे होंगे उन्होंने, हाँ या नहीं? तो होमोजीनियस प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है। तो इस वजह से रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो फिर रियल लाइफ में जो कंपटीशन चल रहा है वो है क्या? वो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। रियल लाइफ में कौन सा कंपटीशन चल रहा है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है ना डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट दूसरे से अलग है, सब्सटीट्यूट है, ठीक है। एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम, बट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखो, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है? लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। क्या रियल लाइफ में भी होते हैं? हर कमोडिटी के बहुत सेलर्स हैं, बहुत बायर्स हैं, ठीक है। तो क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है प्राइस? नहीं, प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं वहां पे प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, क्या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है इनका? बिल्कुल। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कैसे? कि इनका मतलब एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, एक जैसे दिखते हैं तो एक के बदले दूसरा ले सकते हैं, बट वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। ये लाइन लिख के आओगे, द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस समवट डिफरेंट प्रोडक्ट एंड आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर बट नॉट द परफेक्ट सब्सटीट्यूट। वो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है पर परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या इस मार्केट में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है? बिल्कुल है। जिसको आना है वो आ सकता है, जिसको एग्जिट करना है वो जा सकता है, ठीक है। इसमें ना इस मार्केट में सेलिंग कॉस्ट इनकर होती है। व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट? सेलिंग कॉस्ट मतलब जितने में हम बेच रहे हैं उसको सेलिंग कॉस्ट नहीं कहते, उसको हम सेल प्राइस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं घड़ी बेच रही हूँ 5,000 की, तो 5,000 इज नॉट अ सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। बट उस घड़ी को बेचने के लिए जो मैं एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, दैट एडवर्टीजमेंट इज नोन एज सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। बेचने के लिए जो भी खर्चा होता है उस खर्चे को हम कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। अगेन दिस इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या है? इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट थ्रू वेरियस सेल प्रमोशन मेजर्स। अलग अलग सेल प्रमोशन मेजर के थ्रू अगर आप सेल करते हो किसी भी कमोडिटी को, दैट इज नोन एज सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी होती है। अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से, अपने कॉस्ट के हिसाब से प्राइसेस डिसाइड करती है, फिर बायर चूज करता है कि भाई मेरे को कौन सी कमोडिटी परचेज करनी चाहिए, ठीक है। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जिस्ट इन अ रियल लाइफ जहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसीज होती हैं। अब जूतों के ही देख लो, शूज के अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग प्राइसेस हैं, इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, हाँ या नहीं? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको बेचने के लिए अलग अलग प्रमोशंस करे जाते हैं, सेलिंग कॉस्ट इनकर होती है,
ठीक है। सो रियल लाइफ में बेसिकली क्या एग्जिस्ट करता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली भी करता है, एग्जांपल हमने देख लिया इंडियन रेलवे, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट इज ओलिगोपोली मार्केट। बोलो वापस, ओलिगोपोली मार्केट। व्हाट इज ओलिगोपोली मार्केट? ओलिगोपोली मार्केट में एक खास फीचर है, दैट इज फ्यू सेलर्स। ओलिगोपोली मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कुछ सेलर्स होते हैं, 2 से 10 करीब जो है इसमें क्या होता है, सेलर्स होते हैं ओलिगोपोली मार्केट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो फ्यू सेलर्स होते हैं। सेकेंड, इनके बीच में क्योंकि भाई कुछ ही सेलर्स हैं तो अच्छा खासा कंपटीशन होता है, इंटेंस कंपटीशन होता है दोनों के बीच में। पेप्सी ले लो, कोका कोला ले लो, थम्स अप ले लो, बेसिकली मेन 2 ही हैं, पेप्सी कोका कोला। इन्हीं के अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग चीज़ें, एक का मिरिंडा तो एक का फैंटा, ठीक है, एक का थम्स अप तो एक का पेप्सी। तो अलग मतलब एक ही चीज़, उन्होंने अलग अलग ब्रांड्स हैं, 2 ही है बेसिकली, पेप्सिको एंड कोका कोला, हाँ या नहीं। तो क्योंकि फ्यू सेलर्स हैं तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इंटेंस कंपटीशन होता है, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि अगर एक ने कोई डिसीजन लिया कि हम ये प्राइस रखेंगे तो दूसरे को भी वही प्राइस रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुकान में गई, मुझे पता चला पेप्सी 50 की मिल रही है, थम्स अप 40 की मिल रही है, तो मैं किस में जाऊँगी? थम्स अप में, हाँ या नहीं? समझ आ रही है बात? तो एक दूसरे के डिसीजन पे भी दोनों बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड हो सकता है। अगर प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो उसको हम कहते हैं क्या, वी हैव ओलिगोपोली विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड ओलिगोपोली विथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, देखो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, मारुति सेंट्रो इंडिका। मारुति सेंट्रो इंडिका ये क्या है, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली है। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट, तीनों ही कार अलग है, बट अगर मैं बात करूं, कुकिंग गैस ऑफ इंडेन इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर ओलिगोपोली, क्योंकि वो कौन से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बिल्कुल सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। भाई ये एक दूसरे से जो लड़ रहे हैं, जो कंपटीशन कर रहे हैं, सबसे बड़ा बेस है इनका सेलिंग कॉस्ट। अगर एक ने ऐड करा तो दूसरे का ऐड देख लो, एक ऋतिक रोशन रख रहा है तो दूसरा सलमान खान को रख रहा है, हाँ या नहीं? तो इनके बीच में सबसे ज्यादा कंपटीशन क्यों मेंटेन हो पा रहा है? ड्यू टू सेलिंग कॉस्ट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है इस पूरे मार्केट में? दैट इज सेलिंग कॉस्ट, तभी एक दूसरे से लड़ पा रहे हैं। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट, बैरियर्स टू एंट्री। यहाँ पे बैरियर है, क्लोज एंट्री नहीं है। क्लोज एंट्री होता तो सिर्फ सिंगल सेलर होता, बैरियर है मतलब मोस्टली बहुत से लोग एंटर ही नहीं कर पाते हैं इसमें, ठीक है, इस लाइन में ही एंटर नहीं कर पाते। अगेन थ्रू हाउ, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ऑल, ठीक है। अदरवाइज वे फ्यू सेलर्स क्यों रहेंगे, ओलिगोपोली चलेगा ही कैसे, ठीक है। नेक्स्ट, इसका डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट है, मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि इसका डिमांड कर्व बनेगा कैसे। इसका डिमांड कर्व बनेगा ही कैसे, मैं बता ही नहीं पाऊंगी मैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। एक ने डिसीजन लिया, दूसरे को भी लेना पड़ेगा, तो इनके फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं, तो डिमांड कर्व बार बार राइटवर्ड लेफ्टवर्ड ऊपर नीचे जाता है। समझ आ रही है बात? राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो इसका कभी भी हम डिमांड कर्व एक उसमें हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। क्लियर? तो ओलिगोपोली मार्केट क्या है? फ्यू सेलर्स हैं, इंटरडिपेंडेंस है, इंटेंस कंपटीशन होता है और सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, बैरियर टू द एंट्री, लोग नहीं आ सकते हैं। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व को हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। एंड हियर कम्स आवर last market, that is last, not the last topic, last market, that is monopsony में क्या होता है? बेसिकली सिंगल बायर है। कितने बायर्स है? सिर्फ सिंगल बायर, मतलब उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सिर्फ एक ही बायर है। फॉर एग्जाम्पल, मारुति कार में जो इंजन लग रही है, वो इंजन सिर्फ मारुति वालों को ही चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए। तो मारुति वाले ही क्या उस इंजन के, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उस इंजन के क्या है, वो एक सिंगल बायर है। समझ आ रही बात? तो उसको हम कहते हैं मोनोपसोनी। सो मोनोपसोनी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे बायर्स कितने हैं? सिर्फ एक, ठीक है। सो सिंगल बायर होता है, लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं, बट सेलर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता है,
ठीक है, तभी वो एक सिंगल बायर है, उसको चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, स्पेशलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मोबिलिटी है, इतने ईजिली रिसोर्सेज ट्रांसफर नहीं हो सकते। अगर रिसोर्सेज इतने ईजिली ट्रांसफर हो जाते तो सिंगल बायर रहता क्या, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ही इज अ प्राइस मेकर, बायर जो बोलेगा उस प्राइस में वो बेचा जाएगा, सो ही इज अ प्राइस मेकर। क्लियर, मोनोपोली में सिंगल सेलर था, मोनोप्सोनी में सिंगल बायर है। क्लियर यहां तक, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड कर्व। तो अलग अलग मार्केट्स में डिमांड कर्व बनते कैसे, ओलिगोपोली का तो हम बता ही नहीं सकते, राइट, पर हम बता सकते हैं किस किस का, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली एक टाइप से बताऊं मैं, डिमांड कर्व जो हमारे को पता चलता है वो पता चलता है एवरेज रेवेन्यू के कर्व से। किसके कर्व से, एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व होता है वही हमारा डिमांड कर्व होता है। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू का कर्व परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली बनता कैसे है, स्ट्रेट, परफेक्टली इलास्टिक, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो कर्व है वो कैसे बनता है, परफेक्टली इलास्टिक। मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा नीचे जाता है, फ्लैटर, और मोनोपोली में स्टीप हो जाता है। फ्लैटर मतलब मोर इलास्टिक, हमने इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ा है, और मोनोपोली में कैसे जाता है, लेस इलास्टिक, स्टीप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आपके बुक में हो सकता है कि सारे मार्केट्स को एक साथ कंपेयर कर दिया गया हो, ठीक है, बट एग्जाम में क्या होता है कि किसी भी दो मार्केट के बीच में आपसे कंपैरिजन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चे कंपैरिजन पढ़ के चले जाते हैं और एग्जाम में सिमिलैरिटीज पूछ रहे हैं कि बताओ दोनों मार्केट में सिमिलर क्या है। फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोलिस्टिक में सिमिलैरिटी क्या है, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, हाँ या नहीं। तो मोस्टली जितने सिमिलैरिटीज होते हैं उतने ही पूछे जाते हैं, तुम टेंशन मत लो, दो ही होता है, दो ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको इसी वजह से हर एक एक फैक्टर दिमाग में याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कोई भी एक भी मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए, सो परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे नॉलेज परफेक्ट होती है, यहाँ पे कुछ नॉलेज होती है। हर नॉलेज, हर चीज़ पता होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे प्राइस टेकर है, ये प्राइस मेकर है। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वरना प्राइस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल्स टू योर मार्जिनल रेवेन्यू, रेवेन्यू चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड हियर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल सेलर, वन सेलर। यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज, यहाँ पे सम नॉलेज, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, हियर इज अ क्लोज एंट्री। यहाँ पे कोई पावर नहीं है, मतलब मार्केट में कोई चलती नहीं है भाई, जिसको सबको एक ही जैसे मानना है। मोनोपोली में सबसे ज़्यादा पावर एक ही बंदे के हाथ में है, क्योंकि वो एक सिंगल सेलर है। यहाँ पे ये प्राइस टेकर है, ये प्राइस मेकर है, भाई मैं प्राइस जो डिसाइड करूंगा वही उसमें ही तुम्हें खरीदना पड़ेगा। अगेन हेयर AR इज इक्वल्स टू MR, हेयर AR इज ग्रेटर देन द MR। यहाँ पे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो नॉर्मल होता है, मोनोपोली में प्रॉफिट्स एब नॉर्मल होते हैं। कैसे होते हैं, एब नॉर्मल। एंड लास्ट कंपैरिजन इज आर बिटवीन द मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली में वन सेलर होता है, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं। मोनोपोली में होमोजीनियस प्रोडक्ट, मोनोपोलिस्टिक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। मोनोपोली में क्लोज एंट्री, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। डज नॉट, सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे करती है। यहाँ पे अब नॉर्मल प्रॉफिट्स होता है, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स होता है। यहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छा खासा पावर होता है, इसमें थोड़ा सा पावर होता है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ आ गए हों, और प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपको ये एक साथ में आपको बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है, देखने को। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, और ये चैप्टर हमने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, फीचर्स एक्सप्लेन करने थे। आई होप आपको फीचर्स अच्छे से समझ आ गए हों। उसके अंदर का एक बार वापस बोल रही हूँ मैं, जितनी ज़्यादा रीडिंग उतने अच्छे से आप आंसर फ्रेम कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रीड करो, आप आंसर को अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, सो फीचर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप बुक ओपन करोगे, सारे फीचर्स को पढ़ोगे, याद करोगे और एग्जाम को फोड़ के आओगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।